परम आदरणीय अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी, मुख्य अतिथि श्री अखिलेश श्रीवास्तव चमन जी, अति विशिष्ट अतिथि श्री महेंद्र भीष्म जी, विशिष्ट अतिथिगण श्री अंशुमान खरे जी, श्री तेज नारायण श्रीवास्तव राही जी, श्री दिनेश चंद श्रीवास्तव तथा इस कार्यक्रम के संचालक भाई डॉक्टर योगेश गुप्त जी एवं मेरे पारिवारिक जन तथा इस सभागार में उपस्थित समस्त साहित्य प्रेमी बंधु बांधवों को अनिल कुमार श्रीवास्तव का के द्वारा हार्दिक अभिनंदन और वंदन। सर्वप्रथम तो मैं रोमांचित हूँ कि आप लोग इस भीषण गर्मी में अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर मेरे उत्साहवर्धन इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं सिर्फ यह इतना कहना चाहूँगा कि यह आप मेरा और आप लोगों का पूर्व जन्मों का कोई संबंध रहा होगा, क्योंकि रिश्ते केवल संयोग नहीं अपितु ईश्वर द्वारा रचे कर्मों का परिणाम है। जो आत्माएं पिछले जन्मों में अपनों से जुड़ी होती है वही जन्म में अपने बनकर मिलती है। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ मेरे बचपन के बाल सखा श्री दिनेश चंद श्रीवास्तव जो गाजियाबाद से भी आए हैं। इसी सभागार में मेरे बचपन के दोस्त बाल सखा श्री इसरारू रथ जो मेरे कस्बे बिल्था रोड से आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, कुछ मेरे मित्र उम्रजनित बीमारियों से ग्रसित होने के कारण इस सभागार में उपस्थित नहीं हो सके हैं। नामकल श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव नोएडा से, श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव गाजीपुर से, श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और ओम प्रकाश जी लखनऊ से नहीं आ पाए हैं, परंतु उनका संदेश मुझे मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उनके विषय में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि सकून छीन रखा है मेरा तेरी यादों ने, शिकायत तेरी दूरी से करूं या अपनी चाहत से। साथियों, अब मैं थोड़ा अपने आत्मकथा के विषय में प्रकाश डालना चाहता हूँ। यह आत्मकथा प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में घटने वाली घटनाएं होती हैं। दुख और सुख प्रत्येक आदमी के जिंदगी में आता है। जो व्यक्ति इसमें समभाव रहता है उसकी तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जो दुखों से परेशान हो जाता है उसके लिए जीवन थोड़ा कठिन हो जाता है। मेरे भी जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा, काफ़ी दुख आया, लेकिन मैंने दुख को अपना एक साथी बना लिया। जब साथी बना लिया तो उससे हमको जीवन में बहुत उन्नत करने का मौका मिला है, जो मैं इस पोजीशन पर पहुंचा। साथियों, मैं बचपन में सुना करता था कि कोई भी सक्षम व्यक्ति होता था वो कैसा कार्य करता था कि भविष्य में उसकी आने वाली पीढ़ी उसे याद करे। तो हम भी सोचते थे कि कोई ऐसा कार्य करे जिससे मैं भी एक इतिहास में कभी भी मेरा भी नाम रहे। इसको सोचता था कि कुछ मैं लिखूं, लेकिन मैं साहित्य जगत में सिर्फ श्रोता और संकलनकर्ता के अलावा कुछ नहीं हो पाया। इसी हाल में मेरे गुरु श्री रंग नारायण मिश्र सत्य जी का भी फोटो लगा है, उनको भी मैं नमन करूंगा। और मेरे 47 वर्षीय कार्यालय सहयोगी मित्र बड़े भाई श्री तेज नारायण श्रीवास्तव राही जी भी उपस्थित हैं, जिन्होंने मेरे सुख दुख में मेरा साथ दिया है और उन्हीं की प्रेरणा से यह कार्यक्रम यहाँ संचालित हो रहा है। उनके विषय में ये कहना चाहूँगा कि दोस्ती की महक इश्क से तो कम नहीं होती है, इश्क से दोस्ती खत्म नहीं होती है। आप जैसा दोस्त मिल जाए मुझे इन दोस्तों में से तो जिंदगी की महक कम नहीं होती है। इसी से मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। तो साथियों, मैं 31 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश जल निगम की CNDS विंग के लेखाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ। उसके पश्चात मैं बंगलौर चला गया अपने पुत्र के निवास स्थान पर। दुर्भाग्यवश उस समय मेरी पुत्री जो असाध्य गुर्दा रोग से पीड़ित थी, उसका गुर्दा ट्रांसप्लांट कराना था। उसी के संबंध में मुझे अहमदाबाद जाना था, लेकिन लॉकडाउन लग गया, मेरा टिकट कैंसिल हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक डायरी लाओ, कुछ अपने पुरानी जिंदगी की कुछ कहानी ही लिख डालें।
और धीरे धीरे उसको मैंने लिखना प्रारंभ किया। इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि इसका एक जो मुझे प्रेरित किया, उसी समय रामानंद सागर साहब की रामायण जो है प्रसारित हो चुकी थी, उसका पुनः प्रसारण शुरू किया गया था। और उस समय जो एपिसोड दिखाया गया था उसमें माँ जगत जननी सीता जी से को जब अयोध्या आई थी तो किसी के कहने पर उनसे कहा गया कि आपको दोबारा अग्नि परीक्षा देनी होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अग्नि परीक्षा दे चुकी हूँ, मैं जिंदगी में अब बार बार परीक्षा नहीं दूंगी। और उन्होंने अनुरोध किया धरती माता से कि आप हटिए, आप मुझे अपने अंदर संभाल लीजिए। तो मैं भी सोचा कि हमको भी ये दुख जो है बार बार जो है मेरी जिंदगी में आता है, तो क्यों नहीं मैं इसको अपना साथी बनाऊं। इस आत्मकथा को का शीर्षक यहीं से देना शुरू किया। साथियों, ये तो पुस्तक लिखने का संदर्भ है कि मैं क्यों लिखा, क्या लिखा। अब मैंने पुस्तक में लिखा क्या। साथियों, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के अत्यंत पिछड़े गांव बलिया में हुआ है और मेरे जिले के विषय में कहा जाता है कि बागी बलिया, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो मैं वहीं के छोटे से गांव बलिया का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी स्कूल मास्टर थे, प्राइमरी स्कूल के। परिवार में हम लोग 8 भाई 2 बहन, पिताजी थे। जब मेरी शिक्षा दीक्षा गांव में हुई तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि हम आप लोगों को इंटर तक पढ़ा सकते हैं, उसके बाद मेरी हैसियत नहीं है कि आप लोगों को मैं कहीं बाहर भेज के पढ़ाऊं। मैं बचपन में सुना करता था कि देश के जो बड़े बड़े लोग हुए हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हैं और इलाहाबाद विद्यालय से पढ़ के वो बड़े अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और नेता होते हैं। मैंने बहुत जिद किया कि बाबूजी हम भी इलाहाबाद पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा हम पढ़ाने में असमर्थ हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी माँ ने पिताजी को बहुत समझाया कि लड़का पढ़ने के लिए जिद कर रहा है तो आप कोशिश करिए, शायद पढ़ ले। तो मेरी जिद और माता जी के समझाने पर मेरे पिताजी ने हमको इलाहाबाद भेजा। साथियों, कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब सब सामने पड़ता है तो समझ में आता है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो अपने दूर के रिश्तेदार थे, मैंने उनको पत्र लिखा कि मैं ऐसा ऐसा है, मैं आना चाहता हूँ। बड़े सक्षम थे, लेकिन चूंकि मेरे रिश्ते में उनका दूर का साला लगता था तो कहते थे कि भाई तुम यहाँ अलग कैसे रह पाओगे। और वो लोग चूंकि गुजरात से आए थे तो उत्तर प्रदेश के रीति रिवाज को भी वो लोग नहीं जानते थे। मैं 3 महीना वहाँ पर रहा और 3 महीने में माँ का क्या सुख होता है और समाज का क्या सुख होता है, परिवार का क्या सुख होता है। मैंने सोचा कि मैं आया हूँ अधिकारी बनने, वकील बनने, लगता है कि मैं चपरासी भी नहीं बन पाऊंगा। और ये मेरा सौभाग्य है किसी हाल में जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री मेरे मामा श्री श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी बैठे हैं। मैंने उनको एक पत्र लिखा, पत्र के माध्यम से अपनी पूरी समस्या बताया कि मामा जी ऐसा है और मैं लग रहा है कि मैं दिन भर इसी में उधेड़-बुन में रहता हूँ कि कैसे जीवन चले। उन्होंने कहा कि तुम इंटर पास हो, तुम्हारे पास लिपिक की क्वालिफिकेशन हो गई है और PCS IS बनना हो तब तो MA और BA करना जरूरी होता है, और नहीं तो तुम जो है पूर्ण मनोयोग से टाइप सीखो और नौकरी 18 वर्ष की नौकरी में। ये जब बात हो रही थी उस समय मेरी उम्र 16.5 वर्ष थी। हमारे 3 मामा हैं, उस समय थे दुर्भाग्य से दो मामा नहीं रहे, बस एक ही मामा है। एक मेरे मामा उन्नाव में थे, कस्टमर सेंटर एक्साइज में थे। एक मेरे मामा यहाँ लखनऊ के उद्यान विभाग, रेलवे के उद्यान विभाग में गार्डन इंस्पेक्टर थे। तो मैं दीपावली की होली की मैं दशहरे की छुट्टी में मैं गांव गया। गांव जाने क्योंकि मैं जुलाई में आया था गांव से। मैं जुलाई में गांव गया तो मेरी माता जी ने मुझे देखा और मेरे देखते ही कहा कि हम लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं। तो मेरी माता जी ने कहा कि बाबू बढ़ का कहना मंडले रहता है, ऐसा नहीं होता है। वो मेरे भाव को देखते हुए वो समझ गई बिना कहे हुए।
हम सिर्फ 2 आंसू बहा के चुप हो गए, क्योंकि गलती तो मैंने बहुत किया था। और मैं उन्नाव चलाया। उन्नाव आने के बाद मैंने, मामा जी थी, मेरी नानी जी थी, मैंने उनसे कहा कि मामा अब हम इलाहाबाद पढ़ने नहीं जाएंगे, मैं ही प्राइवेट बीए करूंगा और आप नौकरी लगवा दीजिए। तो वो बोले कि 16.5 वर्ष की उम्र में कौन नौकरी मिलती है भाई, कहा तुमको नौकरी लगवा दे। हम तो गाँव से आए थे, तो हमने कहा कि मामा जी आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आप नौकरी भी नहीं लगवा सकते हैं। खैर, मामा का ऐसा संबंध होता है कि वो भांजे की बात माने, अपने विशेष पावर का प्रयोग करके वहाँ पर एक स्थानीय हिरन टोबैको फैक्ट्री थी, उसमें 16.5 वर्ष की अवस्था में मुझे नौकरी लगा दिया। और मैं वहाँ, मुझे 150 रुपया प्रति माह मिलता था, मैं मामा जी के यहाँ रहता था, तो एक संतोष हुआ कि मुझे नौकरी मिल गई। सर, इसी बीच में हमारे बड़े भाई जो हमसे उम्र में 6 साल बड़े थे, उनका एक मार्मिक पत्र प्राप्त हुआ हमें, और उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं बड़ा होकर बड़े का काम नहीं कर सका, तुम छोटा हो कभी मुझे भूल गए, मैं बीमार हूँ, मेरा कोई प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है। तो मैंने उसी दिन प्रण किया कि भारत के किसी भी अस्पताल में अगर मेरे भाई का इलाज कराना होगा तो मैं कराऊंगा। उसी क्रम में मैं वहाँ के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिला, उनसे सलाह लिया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ टीबी जिला टीबी अस्पताल है, अकरम साहब से जाके मिलो, वो तुमको गाइड करेंगे। उन्होंने हमको बताया कि भाई भारतवर्ष में सबसे अच्छा हॉस्पिटल भवाली टीबी सेंटोरियम नैनीताल में है। मैं उसके लिए उधेड़बंद में लग गया। मैं लखनऊ आया, यहाँ पर आके उस समय स्वास्थ्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी थे, उनसे मैं मिला। उन्होंने एक शासनादेश किया मेरे भाई के लिए, वो पत्र गया, मेरे भाई का एक्सरे मांगा गया, चिकित्सा का कागज मांगा गया, लेकिन लिख के भेज दिया गया कि सांस क्षमता अति सीमित है, इतनी ऊंचाई पर भर्ती होना संभव नहीं है। ये जब पत्र मिला तब तक मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में, अबरार साहब अंदर सेक्रेटरी थे, वो जौनपुर के रहने वाले थे, वो भी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के बेटे थे। जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा अब कोई समस्या हो तो अब तुम आके सीधे हमसे मिलना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो जब मैंने उनको ये बात बताई तो उन्होंने, कोई बात नहीं है, मैं शासनादेश कर रहा हूँ, तुम अपने भाई को ले जाओ भवाल सहारनपुर टीबी सेंटोरियम भर्ती कराओ 3 महीने, उसके बाद हम फिर भवाली में भर्ती कराएंगे। मैं अपनी फैक्ट्री से छुट्टी लिया, मैं दीपावली की छुट्टी थी, मैं पहुंच गया सहारनपुर, जहाँ चाह वहाँ रहा। लेकिन व्यवस्था जो है पूरे भारतवर्ष की सोर्स की, जुगाड़ की, पैसे की होती है। डॉक्टर ने वहाँ भी हमको मना कर दिया, कहा कि भाई हमारे अस्पताल में कोई जगह नहीं है, हम भर्ती नहीं करेंगे। हम लोग धर्मशाला में रुके थे, उसका नाम था पुतली भाई धर्मशाला। जब वहाँ हम लोग रुके 2 दिन की फिर छुट्टी हो गई, तो मेरे भाई के बड़े मार्मिक स्वर में कहा कि मुझे मरना तो है ही है, अब घर चलो तुम। हमने कहा कि 2 दिन रुकिए, मैं एक सिफारिशी पत्र ला रहा हूँ जिला सूचना अधिकारी के लिए, मैं उनका बहुत रेडी हूँ, अपने किताब में भी लिखूँ, नीलरत्न कश्यप साहब का। अगले दिन ऑफिस खुला, मैं जाके उनसे मिला, हमने अपनी समस्या बताई। इन्होंने सिफारिश किया था स्वर्गीय श्री रमाशंकर श्रीवास्तव जी, जो उन्नाव के बहुत लब्ध प्रसिद्ध पत्रकार थे। उन्होंने कहा कि आप परेशान न हो, उन्होंने हमको चाय पिलाया, भाई को भी चाय पिलाया, अपनी गाड़ी से हमको अस्पताल भिजवाया और एक निर्देश दिया, उनको भेजा था कि जाकर एच.एन. अधौलिया साहब से कह देना कि इस पेशेंट को भर्ती होना है, अगर ये भर्ती नहीं होगा तो जमाने में रंगीन टीवी जो है भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाई जाती थी, लोग खरीद नहीं पाते थे, तो उन्होंने 3 टीवी उस अस्पताल को दिया था। तो उन्होंने सब टीवी उतरवा लाना अगर भर्ती नहीं करेंगे तो। इस तरह से विशेष एक सीट बनाकर मेरे भाई को भर्ती कराया और मेरे भाई वहाँ 3 महीना रहे। 3 महीने के बाद उनको डिस्चार्ज करा के मैं यहाँ ले आया। फिर मैंने आदेश कराया भवाली टीबी सेंटोरियम की, क्योंकि एक बार मैं धोखा खा चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों न हम सब
कागज चिकित्सा के प्रमाण पत्र एक्सरे लेके मैं खुद चला जाऊँ। मैं वहाँ भवानी टीबी सेंटोरियम पहुँच गया। उस समय मेरी उम्र 18.5 साल की रही होगी। हम जाके सीधे वो पत्र दिया। वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जे एन सक्सेना साहब थे। उन्होंने देखा, एक्सरे देखा। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम भर्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो मेरे पास सीट भी नहीं खाली है, लेकिन इनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं साथियों, उस समय हमें जहाँ तक मालूम था कि जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू जी, जो वो भी तपेदिक रोग से पीड़ित थी, उनका वहाँ पे इलाज किया गया था। तो उन्हीं के याद में एक वहाँ शेड बनाया गया था जहाँ पेशेंट रुक सकते थे। भाई साहब को मैंने वहीं बैठाया और मैं किसी से मिलने चला गया। इसी बीच में एक भाई साहब से मिलने कोई आदमी आया। उसने कहा कि आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बलिया से आया हूँ। तो उन्होंने बहुत बुरा भाग किया और कहा कि 1000 रुपया अगर तुम दे सकते हो तो तुम्हारे भाई हम तुमको भर्ती करा सकते हैं। पैसा तो था नहीं, 1000 रुपया भी नहीं था मेरे पास। तो जब मैं लौट के आया तो भाई साहब ने कहा, तो मैं सीधे 2 बजे चिकित्सा अधीक्षक के कमरे में गया और उनसे कहा कि सर, अभी तो आप कह रहे थे कि मेरा सीट खाली नहीं है, मेरे ये समस्या है, अगर आज पैसा होता तो आज मेरा भाई भर्ती हो जाता, क्योंकि अस्पताल में दलाल घूम रहे हैं। तो वो कहने लगे कि किसने तुमको बता दिया? हमने साहब किसी ने बताया नहीं हमको, हम किसी चीज़ का प्रमाण नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको अब आप सुनिए। हमने कहा कि सर 3 चीज़ मैं कह रहा हूँ, जो अच्छा लगे आप करिए। या तो मेरे भाई को भर्ती कर दीजिए, या तो मुझे हम लोगों को जेल भिजवा दीजिए, या तो धक्के लगवा के पहाड़ से नीचे फेंकवा दीजिए। कहले क्यों? हमने कहा कि सर 25 वर्ष के मेरे भाई हैं, 18 वर्ष का मैं हूँ, न मेरी शादी हुई न बड़े भाई की शादी हुई है। ये तपेदिक सन 73 से तपेदिक से पीड़ित है। अगर पिताजी के पास पैसा ही होता तो इनका इलाज हो गया होता। आज मैं क्यों आता आपके पास? और अगर जेल चल भेज देंगे तो उनका इलाज हो जाएगा, मुझे भोजन मिलेगा, जीवन का इतना ही उद्देश्य है। और फिकवा देंगे तो माँ बाप 2 दिन वही रो के चुप हो जाएंगे। मेरी इतनी बात सुनी तो उन्होंने पूछा कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तो जो आगे कहा कि मैं बलिया का रहने वाला हूँ। तो डर नहीं लगता है तुमको? हमने किस बात का डर लगेगा सर? जिस दिन जिसने मरना सीख लिया उसी दिन उसको जिंदगी मिल जाती है सर। उन्होंने तुरंत हमको कुर्सी को बैठाया, पानी पिलाया, कहा कि बेटा तुम मुझसे विश्वास करो, मैं आपके भाई को भर्ती करूँगा, लेकिन मुझे 1 महीने का समय दो। फिर हमने कहा कि सर आप मुझे टाल रहे हैं, फिर हमको वापस कर रहे थे, बुलाएंगे नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से, आप लोग जानकारी होगी कि जो असाध्य रोगों से पीड़ित लोग होते हैं उनको रेलवे का कंसेशन मिलता है। तो उन्होंने कंसेशन बना के कहा कि हम आने जाने का दोनों कंसेशन दे रहे हैं, और दोबारा आपके भाई को मैं निश्चित रूप से मई के मध्य में बुला लूँगा। साथियों, उन्होंने मेरे भाई को बुलाया। उसी समय मेरा उत्तर में सचिवालय के टंकण लिपि के प्रशिक्षण चयन हो गया था। किन्हीं कारणों से मैं नहीं गया। मेरे पिताजी जो प्राइमरी स्कूल मास्टर थे वो आए हुए थे, मैंने उनको भेजा, वो जाके मिले। खरे साहब ने जैसा मेरे पिताजी बताते हैं, उन्होंने बहुत प्रशंसा किया कि आपका जो पुत्र साहसी है वो जीवन में बहुत उन्नत करेगा, क्योंकि बहुत निडर है, अपनी बात को बहुत स्पष्टता से कहता है। और मैं 17 साल से सर्विस कर रहा हूँ, उसने मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया। मैं जब भी सोचता हूँ उसके साहस को, तो मैं सोचता हूँ कि कहाँ से इतना साहस लाया होगा। खैर सर उसके बाद से मैं सचिवालय में ट्रेनिंग किया। मेरे बड़े भाई साहब 1.5 साल तक टीबी सेंटोरियम में रहे। इसी बीच में मैंने बहुत मेहनत किया। मुझे उत्तर प्रदेश जल निगम में नौकरी मिल गई। जहाँ चाह है वहाँ रहा। मुझे सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश जल निगम में 11 जुलाई 1979 को मिल गई। और मेरे भाई साहब वहाँ
जीवन की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, कोई समस्या नहीं थी। मेरी 85 में शादी हुई, उसके पश्चात मेरी एक पुत्री हुई, एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्य के साथ फिर नहीं छोड़ा। और मार्च 1990 में मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। जब मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो सीधे डॉक्टर ने कहा कि इनका तो गुर्दा फेल हो गया है, असाध्य गुर्दा रोग है। क्या, हमने पूछा डॉक्टर साहब क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि गुर्दा प्रत्यारोपण कराना पड़ेगा। तो हमने पूछा सर कि होगा कहाँ। मेडिकल कॉलेज में मैंने भर्ती कराया था कि हमको ये सरकार साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि अगर भाई 1 लाख रुपया रखे हो तो आप SGPGI जाओ, और नहीं रखे हो तो यहाँ छोड़ो, हम लोग इलाज करेंगे। वास्तव में पैसा तो मेरे पास नहीं था, साहस था, एक मकान था। तो मैंने सोचा कि अगर पत्नी का इलाज नहीं कराता हूँ, बच्चे मेरे दोनों छोटे हैं, अगर बिना इलाज के मेरी पत्नी का निधन हो जाएगा और मेरा बच्चा पूछेगा कि पापा आपके पास मकान था, आपने इलाज क्यों नहीं मम्मी का कराया, तो मैं निरर्थक हो जाता। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं मकान बेचूंगा, इलाज कराऊंगा। मैं PGI पहुंच गया, वहाँ पर उनकी डायलिसिस होती रही। किन्हीं कारणों से उनके परिवार के लोग भी किन्हीं कारणों से आ नहीं पाए हैं। वो मेरे साथ लगे रहे, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरे साले, सब लोग गुर्दा देने के लिए तैयार थे, लेकिन गुर्दा मैच नहीं कर रहा था। बाद में डॉक्टर ने कहा कि एंटीबायोटिक एंटीजेंस हो गया है, हजारों लोगों में एक आदमी को होता है, इसके लिए स्विट्जरलैंड से डायलाइजर मंगाया जाएगा, इसमें 40,000 रुपये का खर्चा आएगा। हमने कहा सर वो भी दूंगा। पूरे भारतवर्ष में हमारी पत्नी के विषय में चर्चा होने लगी कि पद्मजा श्रीवास्तव, उनका कैसे इलाज किया जाए, कैसे ट्रांसप्लांट किया जाए। और रावलपिंडी में उनके विषय में एक शोध पत्र भी पढ़ा गया है जो SGPGI के रिकॉर्ड में रखा हुआ है। पूरी दुनिया से पूछा गया था कि लखनऊ में पेशेंट है जिसका एंटीबायोटिक एंटीजेंस हो गया है, उसका गुर्दा प्रत्यारोपण कैसे किया जाए। तो स्विट्जरलैंड से डायलाइजर आया, उसे उनके 40 जो है प्लाज्मा चढ़ाया गया, पूरा ब्लड निकाला गया, लेकिन वो ट्रांसप्लांट हो नहीं पाया। और 404 डायलिसिस के बाद 9 जून 1996 को 32 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उस समय मेरी उम्र 36 साल थी, मेरे 2 बच्चे थे। इन्हीं बच्चों के सहारे सोचा कि जिंदगी काट लूंगा। लेकिन जब बच्चे कहते थे कि पापा ये वही घर है जहाँ हम लोग खेलते थे, तो मम्मी दरवाजे पर खड़ी होकर हम लोग को देखती थी, और आज हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है, तो मैं सोचता था, थोड़ा सा परेशान भी होता था। राही जी बैठे हुए, हम और राही जी एक ही साथ कार्यालय में ज्वाइन किए थे। इन्होंने बहुत मुझे समझाया और मेरे रिश्तेदारों ने भी समझाया कि किसी चीज को जिंदगी में गांठ बांध लेने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, उसको निराकरण किया जाता है। कुछ सोचो। हमने क्या सोचे भाई साहब, बहुत डर लगता है, ऐसा समाज है, क्या किया जाए बच्चों के साथ। लेकिन फिर भी समझाने बुझाने के बाद 1998 में मैंने श्रीमती अनीता श्रीवास्तव से दूसरा विवाह किया, जो इसी सभागार में उपस्थित हैं। और उन्होंने हमारे साथ आज 28 सालों का समय है, कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं और मेरे दुख सुख की सहभागी हैं। उनके विषय में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि 1996 में जो चमन उजड़ा था, 1998 में आने के बाद खिल गया। बच्चों को उसकी माँ मिल गई, हमको आप जैसी पत्नी मिल गई। इसी के साथ मैं उनको भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, मेरे बड़े भाई का निधन हो गया, मेरी पत्नी का निधन हो गया, दूसरी शादी किया, जिंदगी अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन कहा जाता है ना कि दुख को जब मैंने साथी बनाया तो दुख फिर मेरे साथ आके खड़ा हो गया।
2008 में मेरी 22 वर्षीय पुत्री जो लखनऊ विश्वविद्यालय के में मनोविज्ञान की प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसका गुर्दा खराब हो गया। जो 1991 में जिस रास्ते पर चला था उसी रास्ते पर मैं आकर पुनः फिर खड़ा हो गया। अब यह पीजीआई में समस्या ये भी रख दी गई कि आपको ब्लड रिलेशन में गुर्दा ट्रांसप्लांट होगा और आपकी तो पत्नी दूसरी है और आपका गुर्दा लग नहीं सकता किसी कारणों से, तो आपको तो बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी पत्नी हमसे कहती थी कि हमारा एक नाम, घर का उपनाम पहली पत्नी ने ज्ञानी जी भी रखा था, तो बोली कि ज्ञानी जी देखिएगा ये गुर्दा हम भी देंगे, आप कितना हो टेस्ट करा लीजिए। फिर हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में टेस्ट कराया। दिल्ली के डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी का ज़्यादा मैच कर रहा है, ये अच्छा डोनर होंगे। लेकिन दिल्ली में उसका खर्चा 10 लाख बताया जा रहा था। एसजीपीजीआई में वो खर्चा 2.5 लाख रुपया था। फिर हमने प्रयास किया, मेरे किताब में लिखा हो, इस समय मेरे स्वर्गीय सुभाष सिन्हा जी जिनका परिवार यहाँ उपस्थित है, वो मेरे धर्म भाई भी थे, मेरे दुख सुख के साथी भी थे, और लखनऊ में जितना भी सम्मान मुझे मिला है वो श्री सुभाष सिन्हा जी के उनके परिवार से ही मिला है। तो मैंने वो तो भाई साहब का तो 2007 में निधन हो गया था, लेकिन मैंने भाभी से कहा कि भाभी ऐसी सी बात है, अगर आप मुख्य सचिव के उस समय वो एसडी हुआ करते थे राकेश कुमार गोयल साहब, तो उन्होंने कहा भाभी जरा आप उनसे कहीं शायद वो मेरा काम करवा सके कुछ। तो भाभी ने कहा कि भैया आपको भी तो जानते हैं, आप जाइए उनसे बात करिए, अगर वो नहीं करते हैं तो। मैं उनके पास पहुंच गया, घर पर उनके पहचानते थे। जैसे मैंने भाभी और भैया का नाम लिया, उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ हो क्या तुम, हम तुम्हारे भाई नहीं हैं। तुमने ये कौन कह रहे कि सुभाष सिन्हा जी नहीं है, तो मतलब कहले कि हम तो है तुम्हारे साथ। और उन्होंने उसी दिन कहा कि ठीक है अनिल आप घर जाओ और मैं डायरेक्टर एसजीपीजीआई से बात करके कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। और 1:30 बजे दिन में उनका फ़ोन आ गया कि आप पीजीआई में जाके डायरेक्टर से मिलो, आपका गुर्दा प्रत्यारोपण किया जाएगा। उस समय डॉक्टर राजकुमार शर्मा साहब नेफ्रोलॉजी के हेड भी थे और पीजीआई के डायरेक्टर थे। मैं जाके उनसे मिला, उन्होंने कहा कि हाँ भाई श्रीवास्तव जी आपके संबंध में मुख्य सचिव आप से फ़ोन आया है, मैं ट्रांसप्लांट तो करूँगा लेकिन मुझे इलाज बदलना पड़ेगा, मुझे नियम बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लड रिलेशन के अलावा और किसी का ट्रांसप्लांट नहीं होता है। उन्होंने 15 दिन के अंदर इलाज बदला और इसी द्वितीय पत्नी अनीता श्रीवास्तव ने गुर्दा दिया। और उसका 10 मिनट का एसजीपीजीआई में डॉक्यूमेंट्री भी बना कि आप लोगों ने सुना होगा कि बुलंदशहर में एक सगी माँ ने अपने बच्चे को गुर्दा नहीं दिया था, पिछले 2-3 वर्षों पहले अखबार में आया था। लेकिन इन्होंने गुर्दा दे के अपने जिगर के टुकड़े को बचा लिया और वो गुर्दा 10 वर्षों तक चला। फिर 2018 में वो गुर्दा फेलोर हो गया, मैं जहाँ का था वहीं आ गया। लेकिन साथियों ये तो दुख रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुख से मैं कभी घबराया नहीं। उसको मैंने जब साथी बनाया तो भगवान ने मुझे वैभव भी बहुत दिया। मैं जब ऐसी पीजीआई में बैठता था तो लोग कहते थे कि इस बीमारी से 3 पीढ़ी समाप्त हो जाती है, क्योंकि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है, तो एक आदमी का तो रखा हुआ पैसा चला जाता है, जो वर्तमान में होता है उसका सुकून चला जाता है, रोज वही समस्या होती है। लेकिन मैंने जब साथी में मुझे कोई समस्या नहीं हुई। हमने उसी समय पद्मजा मेमोरियल सेवा संस्थान भी बनाया, उसी के माध्यम से 2 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला। एक जो हमारे निवास स्थान 13/5 66 इंदिरा नगर में चलता है, और एक बाराबंकी के सफदरगंज में द्रौपदी कृष्ण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मेरे माँ बाप को समर्पित है, वो मैं संस्थान खोला। और मैं बहुत इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ईश्वर ने हमको कष्ट दिया तो वैभव भी दिया है, इसीलिए हमने कहा कि दुख तो मेरा साथी है, क्योंकि जिंदगी में दुख सबके साथ आता है, लेकिन जो जब साथी बना लेता है
तो कोई कष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से जो है मेरी दिनचर्या रही। और इस किताब के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने इसके लिए मैथिली शरण गुप्त की एक 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि कौन विश्व में कहो रोक पाया विधिगति है, कौन विश्व में कहो रोक पाया विधिगत है, किसने पाई विजय जब हुई क्रूर नियत है। निज को समझो नहीं अन्य को दोष निहारो, निज को समझो नहीं अन्य को दोष निहारो, अपने मन का बोझ किसी पर नहीं उतारो। अंत में आप लोगों का पूरा आभार व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को इन शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा लिखित यह आत्मकथा अगर समाज के अंधेरों में दीप बने और टूटे मनों को फिर से जोड़ने में साहस दे तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। तथा दुनिया वालों से कहना चाहता हूँ कि दुनिया वाले क्या जाने तो कितना मीठा होता है, सुख का पान करो आखिर में पीता होता है। इसी के साथ में आप लोग